नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू कर रखी है और उसके तहत हम आपको 14 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज की वीडियो में हमारी 15 क्लास रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश और चेदी वंश। कल की हमने वीडियो में जो पढ़ा था टॉपिक था वो हमारा सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश में हमने आपको ये बताया था कि 250 ईसा पूर्व तक जो है ये वंश चलेंगे और इसके बीच में जो भी वंश आएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो दोस्तों, कुषाण वंश आता है हमारा नेक्स्ट उसके बाद, और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 15 ईस्वी रहेगा, सॉरी। और जो ईस्वी पूर्व का समय है वो अब ईस्वी में बदल चुका था। अब हम जितने भी वंश पढ़ने वाले हैं और आगे का समय काल पढ़ने वाले हैं सब ईस्वी में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने जितने भी ईसा पूर्व में वंश पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके। वो हमारे सारे के सारे वंश कंप्लीट हो चुके। अब हमारे जितने भी आगे वंश आएंगे सभी के सभी ईस्वी में आएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, कुषाण वंश हमारा 15 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके संस्थापक हमारे कुजुल कंडफिसिस कहलाते हैं। और इस वंश के जो शासक है वो यूची कबीले से भारत आए थे। वर्तमान में जो यूची कबीला है आपका वो चीन में पड़ता है दोस्तों। कई इतिहासकारों का जो कहना है कि इस वंश के सिक्के और उपाधि तुर्की से मेल खाती है। दोस्तों, जो तुर्की से सिक्के और उपाधि मिली है, अगर हम उसको मैच करके देखें तो इस कुषाण वंश से मेल खाते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया था कि कुषाण वंश के सिक्के और उपाधि तुर्की से मेल खाते हैं। दोस्तों, जो कुजुल कंडफिसिस का उत्तराधिकारी होता था वो विम होता था। उत्तराधिकारी दोस्तों वो होता है जो उसके बाद राजा बनता है, जो उसका कार्यभार संभालता है, उसका राज्य संभालता है उसके गद्दी से हटने के बाद। ऐसे ही कुजुल कंडफिसिस के गद्दी से हटने के बाद, उसके राजा बनने के बाद अगला राजा विम बनता है। और विम का जो उत्तराधिकारी होता है वो कनिष्क होता है। राजा कनिष्क जो है वो बहुत फेमस राजा रहे दोस्तों, और ये वही कनिष्क राजा है जिनके शासनकाल में जो है बौद्ध संगति हुई थी। तो दोस्तों, कुषाण वंश का जो फेमस राजा रहेगा वो राजा कनिष्क रहेंगे। तो दोस्तों, कनिष्क ने राजा बनते ही पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बना लिया था। दोस्तों, पुरुषपुर नामक जगह जो है वो पेशावर में पड़ती है। और राजा कनिष्क की अगर दूसरी राजधानी पूछ ले तो दूसरी राजधानी दोस्तों इनकी मथुरा रहेगी। इनकी दो राजधानी हुआ करती थी। और राजा कनिष्क के समय में यानी 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और इस संगति के जो अध्यक्ष होते थे वो वसुमित्र होते थे। तो दोस्तों, इस वंश के जो कनिष्क राजा है वो ज़्यादा चर्चित रहे थे। और इस चौथी जो बौद्ध संगति में जो आपका बौद्ध धर्म होता है वो दो भागों में बट जाता है, जिसका नाम होता है हीनयान और महायान। हमने बौद्ध धर्म में इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारी बौद्ध धर्म की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी बौद्ध धर्म की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट हीनयान के बारे में और महायान के बारे में डिटेल्ड से बताया है। जो कनिष्क होता था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी होता था। मतलब राजा कनिष्क जो होते थे वो बौद्ध धर्म को माना करते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। कनिष्क के राज दरबार में एक नागार्जुन नामक वैज्ञानिक रहता था, और ये नागार्जुन वही वैज्ञानिक है दोस्तों जिसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ये इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों बहुत। अगर आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए कि जो फेमस नागार्जुन वैज्ञानिक है वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो राजा कनिष्क के राज दरबार में रहा करते थे। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो शून्यवाद का सिद्धांत दोस्तों नागार्जुन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और वो राजा कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। जो नागार्जुन वैज्ञानिक है दोस्तों उन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नागार्जुन वैज्ञानिक। जो आपके कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य रहता था दोस्तों जिसका नाम होता था चरक। और चरक की एक बहुत ही फेमस पुस्तक हुआ करती थी, चरक संहिता। ये बहुत से एग्ज़ामों में देखा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और
ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में शायद आ सके। तो दोस्तों अगर ऐसा आ जाए कि चरक संहिता पुस्तक के रचयिता कौन है, तो चरक हुआ करते थे। और जो चरक है वो किसके राजवैद्य हुआ करते थे? कनिष्क के। दोस्तों कनिष्क के दरबार में अश्व घोष नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जिसने बौद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, और यह पुस्तक भी हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देती है। तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में एक तो चरक रहा करते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कनिष्क के दरबार में एक अश्व घोष रहते थे, और अश्व घोष व्यक्ति ने बौद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, और इस बौद्ध चरित्र नामक पुस्तक में बौद्ध धर्म की हमें जानकारी मिलती है। मथुरा कला और गंधार कला का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों मथुरा और गंधार काल में जितनी भी कमियां थी, मतलब उनमें सुधार आया था, और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़े थे ये दोनों। इसलिए जो भी फैसिलिटी शुरू हुई थी मथुरा कला में और गंधार कला में, वो सारी की सारी राजा कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। राजा कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, क्योंकि ये बहुत से एग्जामों में देखे जाने वाला क्वेश्चन रह चुका है कि शक संवत किसने चलाया था? राजा कनिष्क ने चलाया था। और किस समय काल में चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। तो हो सकता है दोस्तों आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसको याद रखना अच्छे से। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका शक संवत है वो भारत के कैलेंडर को फॉलो करता है, और भारत का जो कैलेंडर है, पंचांग है, वो किससे फॉलो, उसके जैसा क्या होता है? शक संवत। और शक संवत किसने चलाया था? राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जिक्र है हमने पहले भी किया था, जब हमने चांदी के सिक्के पढ़े थे, शीशे के सिक्के पढ़े थे, सोने के सिक्के पढ़े थे, और शुद्ध सोने के सिक्के पढ़े थे। और दोबारा रिपीट हो गया ये कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने चलाए थे। और कुषाण वंश में किस राजा ने चलाए थे? राजा कनिष्क ने। दोस्तों 78 ईस्वी में जो कनिष्क ने शक संवत चलाया था, ये दोस्तों रिपीट है। और यहाँ तक आपका ये वंश समाप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हमारा चेदी वंश शुरू होता है, और चेदी वंश जो है, इस वंश से नेक्स्ट वंश आने वाला वंश होगा। दोस्तों इस वंश से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स रहने वाले हैं, मतलब कुछ फैक्ट्स रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ हम ध्यान देंगे। जो कलिंग नरेश होता है वो खारवेल का शासक होता है। खारवेल एक जगह होता है, और जिसको हम कलिंग नरेश। दोस्तों खारवेल जो है वो राजा का नाम हुआ करता था, और खारवेल को ही हम कलिंग नरेश बोल देते थे। कलिंग मतलब जो उड़ीसा में पड़ता है वर्तमान में, और नरेश का मतलब होता है राजा। तो कलिंग का राजा बोल देते हैं खारवेल को, या कलिंग नरेश बोल देते हैं। इसने सातकर्णी प्रथम को हराया था। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि कलिंग नरेश खारवेल ने गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम को हराया था। और दोस्तों जो आपके खारवेल राजा होते हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, मतलब ये जैन धर्म को फॉलो किया करते थे। एक महापद्मानंद जीतसेन की मूर्ति ले गया था। महापद्मानंद जो नंद वंश में हमने पढ़ा था, जिसकी शुरुआत महापद्मानंद ने की थी, संस्थापक हुआ करते थे नंद वंश के। उन्होंने क्या किया था? जीतसेन की मूर्ति को ले गए थे कभी पहले के समय में, परंतु इस समय तक आते आते जब खारवेल राजा बने, वो वापस जीतसेन की मूर्ति को कलिंग में ले आए थे, और कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों चेदी वंश को जो है कलिंग वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलिंग नरेश जो होते थे वो हमारे खारवेल हुआ करते थे, और खारवेल जी ने चेदी वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये तो थे आपके दो वंश के टॉपिक, आपका चेदी वंश और कुषाण वंश। इस वंश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे हमने इस वीडियो में जिक्र कर लिए। दोस्तों हम आपको कम समय में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्लियर करवाना चाहते हैं, ताकि आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाए, और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आप इसे अटैम्प्ट कर सको और आपका लॉस ना हो।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी आने वाले वनडे एग्ज़ाम में। और हम आपको ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ में इम्पोर्टेंट फैक्ट के वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग एक्सीलेंस। आपको हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर उन सभी वीडियोज़ की फ़ाइल मिल जाएगी, PDF फाइल, जो भी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो पड़ी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।